heritage. But we have a bond to Israel that's much stronger. It's a moral commitment. It was created to fulfill the long-standing dream of the Jewish people to return to the home of their biblical origins. Come, let us declare in Zion the word of God. The founders of my country saw a new promised land. America's commitment to Israel's security is rock solid and unwavering. Jerusalem will be the capital of Israel, and I have said that before, and I will say it again. I recognized Jerusalem as the capital of Israel. जब दुनिया के मजलूमों की आवाज़ दबाई जाती है, जब जुल्म को ताकत का नाम दे दिया जाता है और जब इंसानी हकूक सिर्फ मफादात की ज़बान में तोले जाते हैं, तब एक सवाल बार बार दिल को झंझोड़ता है। अमेरिका जो खुद को आज़ादी और इंसाफ का इल्मबरदार कहता है, वो इसराइल जैसे रियासती जुल्म के खुले हिमायत क्यों करता है? ये सिर्फ एक सिफारती ताल्लुक नहीं, बल्कि एक गहरी मुतनाज़िया और तकलीफदेह हकीकत है जो लाखों बेगुनाह फ़िलिस्तीनियों के दर्द में लिपटी हुई है। आज हम इसी सच्चाई का पर्दा चाक करेंगे। दुनिया की तारीख़ में ऐसे कई वाक़यात गुज़रे हैं जो ना सिर्फ आलमी सियासत पर असरअंदाज हुए, बल्कि कई कौमों की तकदीर भी बदल कर रख दी। इन्हीं वाक़यात में से एक अहम वाक़या इसराइल का क़याम है, जो ना सिर्फ मशरिक़ वस्ती बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम और मुतनाज़ा रहा। यहूदी कौम की तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। उनका मज़हब यहूदियत एक कदीम तौहीदी मज़हब है। उनकी मज़हबी किताब तौरा के मुताबिक वो सरज़मीन कनान मौजूदा फ़लस्तीन को अपना वादे की सरज़मीन मानते हैं। सदियों तक ये कौम मुख्तलिफ मज़ालिम का शिकार रही, ख़ास तौर पर रूमी सल्तनत, स्पेन की इंक्विजिशन और फिर नाज़ी जर्मनी में। 19वीं सदी के अवाखिर में थियोडोर हर्ज़ल नामी एक यहूदी सहाफ़ी ने सिहोनियत के नाम से एक तहरीक शुरू की। इस तहरीक का मकसद ये था कि दुनिया भर में बिखरे हुए यहूदियों के लिए एक अलहदा रियासत कायम की जाए जहां वो आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें। पहली जंग अज़ीम के दौरान बरतानिया ने एक एलामिया जारी किया जिसे बाल्फोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। इसमें फ़लस्तीन में यहूदी रियासत के क़याम की हिमायत की गई। बरतानवी हुक्मरानों का मकसद ये था कि जंग में यहूदियों की हिमायत हासिल की जाए। दूसरी जंग में नाज़ी जर्मनी ने तकरीबन 60 लाख यहूदियों को मार डाला। इस हौलनाक वाक़े ने पूरी दुनिया को झंझोड़ के रख दिया। उसके बाद आलमी सतह पर यहूदियों के लिए एक अलहदा रियासत की हिमायत में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को 2 रियासतों में तकसीम करने का मंसूबा मंजूर किया, एक यहूदी रियासत और एक अरब रियासत। यहूदियों ने इस मंसूबे को कबूल कर लिया, मगर अरब मुमालिक और फ़लस्तीनियों ने इसे मुस्तरद कर दिया। नतीजतन 1948 में इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया गया और इसी वक्त फ़लस्तीनी अरबों और इसराइलियों के दरमियान पहला जंग छिड़ गई। इस जंग में इसराइल ने बहुत सा फ़लस्तीनी इलाका अपने कब्ज़े में ले लिया। लाखों फ़लस्तीनी बेघर हो गए, जिन्हें आज तक मुहाजिर कैंपों में रखा गया है। अरब दुनिया ने इसराइल के क़याम को गाज़बाना कब्ज़ा करा। अब सवाल ये है कि अमेरिका इसराइल की इतनी खुलकर हमायत क्यों करता है? इसकी कई तारीख़ी, जोग्राफियाई, माशी, मजहबी और सियासी वजूहात हैं, जिन्हें हम तफसील से बयान करेंगे। अमेरिका की अक्सरियत खुद को ईसाई समझती है और बाइबल में बनी इसराइल का तसव्वुर बहुत अहमियत रखता है। कई अमरीकी मसीही इसराइल को एक मुक़द्दस कौम समझते हैं। यही वजह है कि अमेरिका में इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस की बड़ी तादाद इसराइल की हमायत करती है। ये ग्रुप समझता है कि इसराइल का वजूद मसीही अकायद के आखिरी ज़माने की पेशन गोइयों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। अमेरिका में यहूदियों की आबादी निस्बतन कम है, लेकिन इनका असर व रसूख बहुत ज़्यादा है। यहूदी लॉबी जैसे कि AIPAC, अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, अमरीकी सियासत, मीडिया और मालियाती इदारों में इंतहाई मौसर किरदार अदा करती है। ये तंजीमें कांग्रेस के अराकीन को इमदाद देती है, पॉलिसियाँ मुरतब करती है और इसराइल के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देती है। मशरिक़ वस्ती में अमेरिका के कई दुश्मन ममालिक मौजूद हैं, जैसे ईरान, शाम और माजी में इराक़। ऐसे में इसराइल अमेरिका का स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी है, जो न सिर्फ खित्ते में अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता है, बल्कि जदीद फ़ौजी टेक्नोलॉजी का तबादला भी होता है।
امریکہ اسرائیل کو ہر سال اربوں ڈالر کی فوجی امداد دیتا ہے تاکہ وہ ایران اور دیگر دشمن ممالک کا مقابلہ کر سکے۔ اسرائیل ایک جدید ٹیکنالوجی کا حامل ملک ہے، خاص طور پر سائبر سیکیورٹی، دفاعی ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس کے میدان میں امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کئی جدید تحقیقی منصوبے مشترکہ طور پر جاری ہیں۔ امریکہ میں انتخابات جیتنے کے لیے امیدواروں کو طاقتور لابیوں کی حمایت درکار ہوتی ہے۔ یہودی لابی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، اسی لیے اکثر صدارتی امیدوار اسرائیل کی کھل کر حمایت کرتے ہیں تاکہ انہیں یہودی ووٹ اور فنڈنگ مل سکے۔ امریکہ اسرائیل کو مشرق وسطی میں ایران کے خلاف اپنی فوجی فرنٹ لائن کے طور پر دیکھتا ہے۔ ایران اور اسرائیل کی دشمنی کی شدت امریکہ کے لیے باعث تشویش ہے اور امریکہ اسرائیل کو ہتھیار فراہم کر کے ایران کے اثر و رسوخ کو محدود کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کا بڑا میڈیا ہاؤسز جزوی یا مکمل طور پر یہودی ملکیت میں ہیں یا ان کا اثر ان پر ہے۔ اسرائیل کے خلاف کسی خبر کو سینسر کر دینا یا فلسطینیوں کے خلاف ہونے والی زیادتیوں کو چھپانا اس میڈیا کے اثر و رسوخ کا نتیجہ ہے۔ امریکہ نے متعدد بار اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف پیش ہونے والی قراردادوں کو ویٹو کیا ہے، چاہے فلسطینی علاقوں پر قبضے کا مسئلہ ہو یا غزہ پر بمباری۔ امریکہ ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہا ہے۔ امریکہ اسرائیل کو ایک جمہوری ملک کہہ کر اس کی حمایت کرتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر عرب اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک، بستیوں کی تعمیر اور فلسطینیوں کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رہتی ہیں۔ امریکہ کی اسرائیل سے غیر مشروط حمایت نے مشرق وسطی میں امن کے امکانات کو کمزور کر دیا ہے۔ فلسطینی عوام دہائیوں سے اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن امریکی حمایت کی وجہ سے اسرائیل خود کو احتساب سے بالاتر سمجھتا ہے۔ We're going to make them both great again, greater than ever before. As long as I'm a United States Senator.